खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। यानी जब भर्तियां होंगी तो उसमें 10% आरक्षण केवल और केवल अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा। ये 4 बड़े अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस का जिक्र करें, जिनमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ शामिल हैं, जिनमें लाखों जवान भर्ती होते हैं। गृह मंत्रालय के फैसले को लागू किया जा रहा है। अग्निवीरों को उम्र और फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। दरअसल अग्निवीर एक बड़ा मसला बना हुआ था और न केवल विपक्ष इससे बड़ा मसला बनाए हुए, जबकि सरकार के कुछ सहयोगी दल हैं वो भी अग्निवीर मामले पर पुनर्विचार की लगातार बात कह रहे थे और अब इसके बाद सरकार इस पर पुनर्विचार कर भी रही थी। और अग्निवीरों के मद्देनजर यह वाकई बड़ा फैसला है सरकार का। तो अग्निवीरों के लिए अब केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जो पूर्व अग्निवीर होंगे उन्हें 10% आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यानी बीएसएफ में अगर वो जाना चाहते हैं, सीआरपीएफ में वो भर्ती होना चाहते हैं, आईटीबीपी के जवान वो बनना चाहते हैं या सीआईएसएफ के वो जवान बनना चाहते हैं, तो अग्निवीरों के लिए यहां पर 10% आरक्षण लागू हो गया है। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के हाथ बड़ी मछली आई है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड रॉकी सीबीआई की रिमांड पर पहुंच गया है। रॉकी से पूछताछ में कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। आखिर कहां तक जुड़े हैं नीट धांधली के तार, कौन है नीट का गुनहगार, आइए जानते हैं। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड राकेश रंजन उर्फ रॉकी सीबीआई की गिरफ्त में है। सीबीआई को पटना से गिरफ्तार रॉकी की 10 दिन की रिमांड मिली है। बताया जा रहा है कि रॉकी ने ही नीट का पेपर लीक होने के बाद उसे हल कराकर एक आरोपी के मोबाइल पर भेजा था। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद से ही रॉकी फरार चल रहा था। इसकी तलाश में पहले पुलिस, आर्थिक अपराध इकाई और सीबीआई जुटी थी। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिमांड पर लिए गए 5 आरोपियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां पता चली है। परीक्षार्थियों के पैसे के लेन देन, दूसरे राज्यों से संपर्क का भी पता चल चुका है। नीट में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। केंद्र और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने का समय दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच के सामने नीट की पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी। सीजीआई की बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख 11 जुलाई दी थी। मामले में सभी पक्षकारों को 10 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करना था। सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को अपने हलफनामे दाखिल कर दिए थे। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। इस बीच सीबीआई को कई सवालों के जवाब तलाशने हैं। नीट धांधली के तार कहां तक जुड़े हैं, पेपर कहां कहां भेजकर हल कराया गया, ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी पड़ताल सीबीआई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन जारी है। जबलपुर में प्रशासन ने निजी स्कूलों पर एफआईआर और गिरफ्तारी के बाद अब फीस वापस करने का फरमान जारी किया है। शिक्षा विभाग ने 10 प्राइवेट स्कूलों को 30 दिन के अंदर 69 करोड़ रुपए अभिभावकों को लौटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद निजी स्कूलों के प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है और अब अभिभावकों ने भी फीस वापसी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। एमपी में निजी स्कूलों की लूट पर लगाम लगाने का मिशन जारी है। मनमानी फीस वसूलने के मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में तो निजी स्कूलों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहां निजी स्कूलों को लूट भारी पड़ गई है। प्रशासन ने फीस के नाम पर वसूले गए रुपए लौटाने का आदेश जारी किया है। जबलपुर के 10 बड़े और नामी निजी स्कूलों को अभिभावकों को फीस लौटाने का आदेश जारी किया गया है। एक नजर उन स्कूलों पर जिन्हें रुपए लौटाने हैं। सेंट अलोयसिस पोली पथार स्कूल से 8 करोड़ 14 लाख, क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल से 6 करोड़ 65 लाख, क्राइस्ट चर्च सालीवाडा स्कूल से 2 करोड़ 67 लाख, सेंट अलाइसिस सदर स्कूल से 9 करोड़ 10 लाख, लिटिल वर्ल्ड स्कूल कटंगा तिलवारा से 18 करोड़ 38 लाख, क्राइस्ट चर्च स्कूल से 6 करोड़ 17 लाख, चैतन्य टेक्नो स्कूल से 4 करोड़ 62 लाख, ज्ञान गंगा आर्किटेक्ट स्कूल से 6 करोड़ 10 लाख, स्टेम फील्ड विजयनगर से 4 करोड़ 61 लाख, क्राइस्ट चर्च
घमापुर स्कूल से 2,72,00,000। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक निजी स्कूलों को 2018-19 से लेकर 2023-24 तक अभिभावकों से वसूले गए अतिरिक्त फीस को वापस करना होगा। इन 6 स्कूलों में निजी स्कूलों ने अनाप शनाप तरीके से अभिभावकों से फीस वसूली थी, जिसका पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग ने जारी किया है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक फीस वापस करने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसे इन स्कूलों ने अभिभावकों से फीस ली थी। प्रत्येक स्कूल के लिए फीस प्रतिदाय का आदेश जारी किया गया है और 2018-19 से लेकर 24-25 तक स्कूल ने जो शुल्क वृद्धि की है वो एक्ट नियम के अनुसार कार्यवाही न करते हुए की है, इसलिए उस पूरी शुल्क को बच्चों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग राशि है जो मैंने आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी हुई है और स्कूलों को ये कहा गया है कि 30 दिन में वो राशि बच्चों को, संबंधित बच्चों को उसी रीति से वापस कर दें जिस रीति से फीस कलेक्शन होता है। प्राइवेट स्कूलों से फीस वापसी के आदेश पर पेरेंट्स खुश हैं, लेकिन अब उन्होंने भी आंदोलन का रास्ता अपना लिया है। शहर के कई स्कूलों में अभिभावक खुलकर फीस वापस करने का दबाव बना रहे हैं, नए सत्र में फीस कम करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान फीस लौटाने में आनाकानी पर पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन भी किया। हम लोग यहाँ सारे पेरेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी फीस में परिवर्तन बताया गया था, लेकिन स्कूल प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बात को सिर्फ टालते जा रहे हैं। 10 दिन 15 दिन उनका बिल्कुल मन नहीं है कि फीस कम करी जाए। वो सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और हम सब सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए कि हम चाहते हैं कि जो फीस का बर्डन है वो कम हो, जो वास्तविक फीस है वही ली जाए। प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगातार एक्शन जारी है। निजी स्कूलों की लूट पर लगाम लगाई जा रही है, मनमानी फीस तक वसूल की जा रही है। प्रदेश सरकार तो सख्त है ही, पेरेंट्स भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 के जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट। और अब बात अमरवाड़ा उपचुनाव की। बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख और शान का चुनाव है अमरवाड़ा। उपचुनाव में कम हुई वोटिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि दल बदल के चलते जनता उदासीन रही और इसलिए वोट प्रतिशत कम रहा। बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में हमेशा ही मतदान का प्रतिशत कम रहता है। अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। अब 13 जुलाई का इंतजार है जब ईवीएम में बंद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। अमरवाड़ा उपचुनाव में 78.71% मतदान हुआ है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 10% कम वोटिंग हुई है। कम वोटिंग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि छिंदवाड़ा में दल बदल के चलते जनता उदासीन रही और इसलिए वोट प्रतिशत कम रहा। आज लोगों को निराशा हुई कि जिसको बड़ी ईमानदारी से हम लोगों ने वोट दिया वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, दल बदल कर लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि चूंकि कम परसेंटेज है लेकिन कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पोलिंग पर और अमरवाड़ा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी जीत का दावा किया है। साथ ही कम वोटिंग को लेकर दावा किया है कि उपचुनाव में हमेशा ही मतदान का प्रतिशत कम रहता है। स्वाभाविक तौर पर विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच एक अतिरिक्त उत्साह था। उपचुनाव था, बावजूद इसके वहां पर अधिकतर लोग आए और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूरा विश्वास है कि अब जो भी मतदान हुआ है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर एक बड़े मार्जिन से विजयश्री की ओर अग्रसर है। अमरवाड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच मुकाबला है। ये सीट आदिवासी बाहुल्य है। ऐसे में यहां फैसला आदिवासी वोट बैंक करता है। कमलेश शाह 2013 से लगातार यहां से विधायक चुने गए हैं। हालांकि इस बार कमलेश शाह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। ऐसे में क्या कमलेश शाह जीत का चौका लगा पाएंगे? ये 13 जुलाई को आने वाले नतीजे बताएंगे। छिंदवाड़ा से राजेश करमिले, न्यूज़ 18। पहले मंत्रियों को चमचमाती कार और अब उड़ने की तैयारी में एमपी सरकार। मोहन सरकार जल्द ही हाईटेक प्लेन में उड़ान भरती नजर आएगी। प्रदेश सरकार नया विमान खरीद रही है और आखिर क्या है विमान की खूबियां और इस पर क्यों हो रही है सियासत, आइए जानते हैं। भोपाल टू जापान, सरकार भर सकती है सीधी उड़ान। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब जल्द ही उड़ान भरती नजर आएगी।
प्रदेश सरकार 234 करोड़ रुपए में नया विमान खरीदने जा रही है। नाम है चैलेंजर 3500। कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी ने चैलेंजर 350 को अपग्रेड कर नया चैलेंजर 3500 बनाया है। ये विमान 1 साल में राज्य को मिल जाएगा। ये विमान हर मौसम में, दिन हो या रात, उड़ान भर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं क्या है चैलेंजर 3500 की खूबियां। आधुनिक तकनीक से लैस एडवांस्ड वॉइस कंट्रोल केबिन, हर मौसम में लंबी उड़ान भरने में सक्षम, 41,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान, 10 सीटर है विमान में है 2 इंजन, 870 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, खराब मौसम में भी टर्बुलेंस नहीं, 2 मिनट में केबिन कूल, 6,297 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। भोपाल से जापान तक की उड़ान भरने की क्षमता, अंधेरे में उड़ान भरने में सक्षम, 365 दिन हर समय उड़ान भरने के लिए तैयार, 360 डिग्री घूमने वाली सीट, नाइट विजन, ऑटो पायलट से लैस रहेगा विमान। मध्य प्रदेश सरकार के पास 2021 से ही कोई विमान नहीं है और तभी से नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार का एकमात्र प्लेन ग्वालियर एयरपोर्ट पर खड़ा है। ये प्लेन रनवे पर टकरा गया था और उसके बाद से खराब पड़ा है। नए विमान पर सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार पर पिछले साल 3,31,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 3,75,000 करोड़ तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर निशाना साधा है। मैं समझता हूँ कि विमान पहले से था और ये हमारी, और दूसरा, जब हमारी सरकार थी, मैं भी विमान मंत्री था, हम लोगों ने जब एक भी विमान नहीं बचा था, एक विमान लिया था और कोविड में सरकार चली गई, जिसका पहला इस्तेमाल शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री बने उनने उसका किया, लेकिन उसका बीमा नहीं कराया, और बीमा नहीं कराया तो उसका एक पैसा सरकार को नहीं मिला। ये टोटल लॉस है और मैं समझता हूँ इसमें जो लोग भी जिम्मेदार हैं जांच होकर उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पीसी शर्मा के बयान पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया। विपक्ष तो कि हर बात पर आपत्ति उठाता है, विपक्ष को आपत्ति उठाना ही एक काम रह गया है, बिना तर्क के आपत्ति उठाना। देखिए, सरकार की जरूरत के हिसाब से कामकाज के लिए सरकार को अपने गवर्नेंस की दृष्टि से कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और ये एक प्रकार की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को लेकर अगर सरकार उपाय बरत रही है तो उसमें गलत नहीं है। मोहन सरकार का चैलेंजर भले ही उड़ान के हर चैलेंज के लिए तैयार है, लेकिन चैलेंजर के सामने सियासी चुनौती भी है। कांग्रेस नया प्लेन खरीदने पर सवाल उठा रही है। इस सियासत के बीच प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंत्रियों को नई कार दी है और अब विमान खरीदने की तैयारी है। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल। और आधे से ज्यादा भारत पर मानसून ने बड़ी स्ट्राइक कर दी है। यूपी से असम, उत्तराखंड से हिमाचल तक कहीं जमीन धंस रही है, कहीं पहाड़ टूट रहे हैं और जमीनी इलाकों पर बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आधे हिंदुस्तान पर लगा बारिश का आपातकाल। कुदरत के प्रहार से पहाड़ ध्वस्त होने लगे। मौसम का विकराल रूप और गरजते बादलों ने उत्तर प्रदेश से असम तक तबाही मचा दी है। नेपाल के पानी से बिहार और यूपी में मचा हाहाकार। पहाड़ों पर जमीनें धंस रही हैं, बादल फट रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। वहां मणि महेश डल झील की ओर जाने वाले रास्ते पर एक पहाड़ी दरक गई।
सामने आए वीडियो में पहाड़ी से फुल स्पीड में पत्थर गिरते दिखे और फिर धुएं का ऐसा गुबार उठा कि मानो कोई जोरदार बम विस्फोट हुआ हो। राहत की बात रही कि इस हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। कपकोट इलाके में बारिश होने से सरयू नदी का भी जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। राजधानी दिल्ली पर भी बीती रात बड़ी स्ट्राइक हुई। दिल्ली को हरियाणा से पानी देने वाली बवाना मुनक नहर में देर रात 1 बजे एक बड़ा हादसा हुआ। जेजे कॉलोनी की तरफ से नहर की दीवार टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी आसपास की कॉलोनियों में भर गया। पानी इतना ऊपर आया कि घरों में घुस गए और लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। ये बवाना की सुबह की तस्वीरें बताई जा रही हैं। मुनक नहर का कंक्रीट का हिस्सा टूटा है, जिसे रिपेयर करने के लिए काम चल रहा है। एक तरफ पानी घरों में घुस चुका है, तो वहीं लोगों को साफ पानी की किल्लत हो गई है। चंदूरे जी, खुद घुटने से ऊपर पानी, जहां पर आप खुद भी यहां पर आए हुए, क्या स्थिति बनी है, कैसे जानकारी मिली और क्या कुछ किया जाना चाहिए था? रात को 2:30 बजे मुझे फोन आया कि यहाँ पर JKLN ब्लॉक में पानी आया है। जी, घर पे कोई जा नहीं सकता, चूल्हा कोई जला नहीं सकता है, कह रहे ना खाने पीने का इंतजाम हुआ है, ना पीने का पानी का इंतजाम है। पीने के पानी के टैंकर जल बोर्ड के लग गए हैं। कोने के ऊपर खाने का टेंट लगा हुआ आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। नदियों में उफान इस कदर है कि लोगों के गले तक पानी पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत नदियों के आसपास के इलाकों में हो रही है, जहां लोगों के घरों में सैलाब का पानी घुस गया है। जहां पहले गाड़ियां सरपट दौड़ा करती थी, अब वहां NDRF की नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। मकान खुद डूब गया, हमारे मकान में 3 फुट पानी है। और निरंतर कल ट्रैक्टर से हमने निकाला गया हम सब लोगों को। एक तरफ आसमान से आफत की बारिश हो रही है, तो आसमानी बिजली भी काल बनकर बरस रही है। बिजली गिरने से बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 16 लोगों की मौत हो गई है। चंदौली में 6 लोग आसमानी बिजली की चपेट में आकर मारे गए। हालात सुधरने की बजाय भयावह होते जा रहे हैं। अब हालात ये है कि इंसानों के साथ जानवर भी जान गंवा रहे हैं। अभी तक बाढ़ से ग्रसित होकर 84 लोगों के साथ कई जानवर भी मौत के मुंह में समा चुके हैं। उधर काजीरंगा नेशनल पार्क में 150 से अधिक जानवरों के डूबकर मरने की खबर है। और एक